गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 6, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। बेटा आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर नंबर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर नंबर 6 जो आज हम कर, आपने चैप्टर नंबर 5 में देख ही लिया होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैन एपी राइज व्हेन एमपी फॉल? When AP is more than MP, what happens to MP? ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो एक बार सोचना पड़ता है, एक बार नहीं कई बार सोचना पड़ता है कि आंसर क्या लिखें। उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, टेबल देखनी पड़ती है, फिर जाके आप आंसर दें। चैप्टर नंबर 5 में तो एक ही टॉपिक था ऐसा, एपी एंड एमपी। चैप्टर नंबर 6 जो आज हम करने जा रहे हैं ना, इस चैप्टर में आपको एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप मिलेंगे जहां पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, ज्यादातर ट्रू फॉल्स बनते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला, कैन एसी राइज व्हेन एमसी फॉल? ट्रू और फॉल्स विद रीजन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मैं आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही वार्न कर रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप्स में से बनेंगे, और इस चैप्टर में ना कम से कम 4 से 5 रिलेशनशिप पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ 2 ही पढ़े हैं, एपीएमपी का और टीपीएमपी का रिलेशन आपको अच्छे से याद है। इस चैप्टर में हम कम से कम 4 से 5 रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब रिलेशनशिप्स 4 से 5 हैं, तो सोच लो कि शेप्स कितनी होंगी। टोटल 7 से 8 कॉस्ट हम पढ़ेंगे। उन सारी कॉस्ट की शेप, रिलेशनशिप, उस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एग्जाम में आते हैं। मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि क्वेश्चन क्या है, साथ साथ बताऊंगा जब चैप्टर आपको करा रहा हूँ, टॉपिक करा रहा हूँ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपको इतना कुछ मिल रहा है तो आप उसको ध्यान दीजिए, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। आप जब एग्जाम देंगे ना, आप सोचेंगे सर हाँ सर तो कह रहे थे आएंगे, हम नहीं ध्यान। आपको ट्रू फॉल्स बनेंगे बहुत सारे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, डिफरेंट रिफ्यूट वाले क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे रिलेशनशिप्स के अंदर से। देखो अब वो वाली पढ़ाई नहीं रहेगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ एशियन, बात करो, ऐसा नहीं होता। अब आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। देखो टॉपिक तो वही है जो पहले थे, आज भी वही है, बस समझना उसको इतने अच्छे से है कि हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप अच्छे से कर पाए। दोस्तों मैं आपका बेनिफिट चाहता हूँ, आपका भला हमारा भला। चलो शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट ध्यान से सुनना है, दिमाग बिल्कुल खोल के रखना है अच्छे से, ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए आप लोगों का। थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर नंबर 6, इसमें लगभग 2 क्लास तो लगती हैं, 3 भी लग सकती है, डिपेंड करता है कितनी क्लास लगेगी। हम आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी नहीं है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। इस चैप्टर में 41 टू 42 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल करना, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में आता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। चैप्टर नंबर 6 थ्योरी ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी सी थ्योरी की, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिकल। तो कॉस्ट में सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल मीनिंग है। हम ना कई बार मार्केट में जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं किसी दुकानदार को, शॉपकीपर को, भैया इस पेन की कॉस्ट क्या है? यार ये बात गलत लगती है मेरे को। उससे आप ये पूछ रहे हो कि इसमें कितना खर्चा आया पेन बनाने में, आप पूछना प्राइस चाहते हो, आप कॉस्ट बोल रहे हो। हाँ ये नॉर्मल रूटीन लाइफ में सबके साथ होता है, सब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में ना कॉस्ट मतलब कितना खर्चा लगा इस पेन को बनाने, मेरी बात समझ, कितना खर्चा लगा इस पेन को बनाने, वो कॉस्ट है। इस पेन को बेचने से जो पैसे मिलेंगे वो रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका रेवेन्यू आने, आप उससे पूछो भैया प्राइस क्या है, कॉस्ट नहीं पूछो। कॉस्ट नहीं पूछो, कॉस्ट मतलब एक्चुअल में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन, इनकर्ड मतलब खर्च कर, ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, एक चीज को बनाने में जो भी खर्चा आया उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, इकोनॉमिक्स सीखो, डीप में जाओ। आगे से कॉस्ट मतलब ये नहीं कि कितना कॉस्ट है भैया, कितने की चीज है, नहीं, वो प्राइस है। प्राइस पूछो भैया प्राइस क्या है। कॉस्ट मींस कितना खर्चा आपका आया चीज को बनाने में। ओके, तो कॉस्ट की डेफिनेशन आज मैंने आपको अच्छे से बता दी, अब आप भूलेंगे नहीं, आई होप।
it refers to the expenditure, मतलब खर्चा, the expenditure incurred on प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को बनाने में जो खर्चा आता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट। मेरी बात समझना। अब मेरे को एक बात बता दो दोस्तों कि कॉस्ट फंक्शन किसका होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, तो आप क्या जवाब देंगे? कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? मैं लिखता हूं इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, it refers to the functional relationship between cost and output। मैं बहुत सही बात बता रहा हूं आपको कि कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है। कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपने कितना आउटपुट बनाया है। ऑब्वियस, आप आउटपुट ज्यादा बनाएंगे आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आने वाली है, आउटपुट कम बनाएंगे कॉस्ट भी कम आने वाली है। कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। आप याद कीजिए प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन देखिए आउटपुट किसका फंक्शन होता है? आउटपुट फंक्शन होता है इनपुट्स का, और कॉस्ट फंक्शन होता है आउटपुट का। ये कॉस्ट किस पे डिपेंड है? आउटपुट पे। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, हम बोलते हैं कॉस्ट एंड आउटपुट इज कॉल्ड वेरी वेरी, ओके, कॉस्ट फंक्शन आपका ही। उसके बाद अब नोट्स पे आ जाते हैं हम। कॉस्ट फंक्शन क्या है? सबसे पहले लिखा हुआ है कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट दिस आपकी बात आती है कॉस्ट के टाइप कितने हैं। देखो कॉस्ट के टाइप तो बहुत सारे हैं, पर अगर हम सिर्फ थोड़ी थ्योरी की बात करें तो हम सिर्फ दो कॉस्ट पढ़ेंगे थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल कॉस्ट पढ़ेंगे सारी के टेबल डायग्राम हैं जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इनके टेबल डायग्राम नहीं है, सिर्फ मीनिंग और एग्जांपल। सुनिएगा, सबसे पहली चीज मैं आपको आता हूं कॉस्ट के टाइप में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पे। सुनना बच्चों ध्यान से, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दो कॉस्ट हमारे पास है। हम लिख रहे हैं टाइप ऑफ कॉस्ट। वैसे इस चैप्टर में कॉस्ट के कम से कम 7 से 8 टाइप है। अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन में सिर्फ दो टाइप पढ़ रहे हैं, अकाउंट कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट हमारे पास आती है इम्प्लिसिट। दोनों का मतलब बहुत आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, तसल्ली से, कोई जल्दी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट सुनिए ध्यान से। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है दोस्तों जो कॉस्ट हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं, पेड टू आउटसाइडर्स इन द प्रोडक्शन, पेड टू आउटसाइडर्स इन द प्रोडक्शन। मेरी बात समझना, आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप गुड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे, बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी होंगी तो आप बाहर के लोगों को पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका लैंड जो है आप खुद का आपका नहीं है, आपने रेंट पे लिया, तो आप रेंट पे कर रहे हो आउटसाइडर्स को, लैंडलॉर्ड। आपने बैंक से लोन लिया है, उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दिस इज एक्सप्लिसिट। आप बाहर पे, आपने लेबर हायर की होगी ऑब्वियस बाहर से, और वेजेस पे करेंगे, बाहर आउटसाइडर को पे करेंगे। तो जो भी कॉस्ट, जो भी खर्चे आप आउटसाइडर्स को पे करते हैं द प्रोडक्शन, तो बेटा आउटसाइडर्स को, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, वेजेस टू लेबर, दीज आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आप आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं। और ये कॉस्ट आप पक्की बात है अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप बैलेंस शीट, आप अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आप पे कर रहे हैं एक्चुअल में, आप आउटसाइडर्स को पे कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं कि मैंने ये खर्चा किया। इनको आप अकाउंट में दिखा सकते हैं, इसलिए इनको अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट दोनों ही एक है। ये वो कॉस्ट है जो आउटसाइडर्स को जा रही है एंड विच कैन बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स।
इससे सिंपल और कुछ नहीं। डन। उसके बाद व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये क्या होती है? कॉस्ट ऑफ, मेरी बात समझना, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं तो हमने खुद से, जैसे हमारे पास ने प्रोडक्शन करना था, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, हमारा एक प्लॉट पड़ा हुआ था, रेंट पे प्लॉट ले लिया, उसी प्लॉट को फैक्ट्री में कन्वर्ट, रेंट पे आउटसाइड हमारा ही खुद का। तो मैं क्या लिखूंगा कि हमारी जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट इज इम्प्लिसिट, जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अकाउंट। मैंने ऐसा क्यों बोला कि अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि आप खुद को पेमेंट तो कर नहीं रहे हो, खुद को पेमेंट कैसे करोगे? आपका खुद का लैंड है, एक्चुअल में अगर लैंड किसी और से लिया होता उसका रेंट पे कर रहे होते। इकोनॉमिक्स ये बोलती है कि लैंड आपका है ना, वो भी आप ये देखो कि उसका रेंट कितना बनता है, आपका पैसा बचता है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, खुद की सेल्फ ओन्ड। तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो खुद के आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है, आप किसी से हायर नहीं कर रहे हो, बाहर से ले नहीं रहे हो, उसकी कॉस्ट कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप खुद को पेमेंट कैसे करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, आपने लोन नहीं लिया क्योंकि आपके पास बहुत अकाउंट बैलेंस था, तो उस पे इंटरेस्ट जाता अगर आप बैंक से लोन लेते, अभी नहीं गया। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, आपने अपना ही पैसा बिजनेस में लगा दिया, उसका मार्केट में इंटरेस्ट क्या बनता है आप कैलकुलेट तो करोगे कि मेरे इतने पैसे, कैलकुलेट आपने कर लिया कि भाई मार्केट में 6% इंटरेस्ट आ लिया, तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है जो आपने कहीं किसी को पे नहीं किया, कॉस्ट है। खर्चा तो आपका भी हुआ है ना, आपने भी तो लगाया ना, वो पैसा आप कहीं और देते हो, आपको ब्याज मिलता है, ये इसलिए आप मान के चलते हैं उसको। अच्छा, आपने खुद का लैंड लगा दिया फैक्ट्री में, मार्केट रेंट पता ही होगा कितना, 1 लाख रुपए रेंट चल रहा है, रेंट ऑफ ओन लैंड, ओन लैंड में वहां पे रेंट ऑफ लैंड लिखा है, ओन अपना आपका खुद का लैंड है, उसका रेंट आप किसी को पे नहीं कर रहे हैं, बट वो लैंड अगर आप किसी और को रेंट, आपको रेंट कभी नहीं मिलेगा, आपने खुद लगा दिया, तो बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, आप खुद ही अपने बिजनेस में मैनेजर है, आपने मैनेजर रखा नहीं हुआ, तो सैलरी आपकी, तो सैलरी ऑफ आपकी जो मैनेजर की सैलरी बनती है, आप खुद को तो पे नहीं कर सकते, बट आपने खुद सारा काम वो सीखा हुआ आप कर रहे हैं, सैलरी आपकी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि आप खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऐसे खर्चे कहलाते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, किसी को आप पे नहीं कर रहे, बट आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि आप पे नहीं कर रहे, तो सेल्फ ओन्ड फैक्टर वाले खर्चे, आपके खुद के जो फैक्टर है उसके खर्चे जो है वो बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका कोई नाम मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, नाम सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट, मेरी बात समझना, अगर मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस कर दूं इम्प्लिसिट कॉस्ट के साथ, तो क्या बनेगा? पेपर में क्वेश्चन आता है, रेड पेन से लिखते हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉस्ट मींस आपने जो बाहर खर्चे किए हैं वो भी, जो आपने खुद के फैक्टर्स लगाए हैं बिजनेस में उसका खर्चा भी आप, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉड, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है पूछ सकते हैं, सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो आपने आउटसाइडर्स को पे करी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो थी जो आपके सेल्फ ओन, तो प्लस कर देंगे, क्या बन गया? इतना आसान टॉपिक है, आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा, आपको समझ। अच्छा, अभी हमारे नोट्स में ये साफ साफ मेंशन्ड है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी मेंशन्ड है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी मेंशन्ड, सारी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आता है मेन चैप्टर, अब शुरू होता है मेन चैप्टर। हमने प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या, शॉर्ट रन क्या होता है आपको याद दिलाता हूँ। क्यों याद दिला रहे हो सर? याद दिलाना जरूरी है क्योंकि शॉर्ट रन के बेस पे ये टॉपिक ध्यान से कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, आपको पता है क्लास 11th के सिलेबस में हम कोई भी चैप्टर हो सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो पढ़ते हैं लॉन्ग रन की भी, बट कॉस्ट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, को याद होगा हमने सिर्फ शॉर्ट रन को डिटेल में पढ़ा। लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ी थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर, शॉर्ट रन में पढ़ी थी। लॉन्ग रन की कोई लॉ नहीं पढ़ी। लॉन्ग रन डिटेल में नहीं है क्लास 11। अभी भी हम सिर्फ शॉर्ट रन की कॉस्ट पढ़े, लॉन्ग रन तो सिर्फ बताने के लिए होता क्या है। शॉर्ट रन कौन सा टाइम पीरियड था जिसके अंदर आप फिक्स्ड फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे थे, इन्हें चेंज नहीं कर सकते आप लॉन्ग रन। फिक्स्ड फैक्टर्स जो थे वो कांस्टेंट थे, दीज फैक्टर्स कांट बी चेंज इन शॉर्ट रन। और जो वेरिएबल फैक्टर्स थे उनको आप चेंज कर पा रहे थे। तो शॉर्ट रन वो था जिसमें आप प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ओनली, इनको बढ़ाते हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर को आप क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। आपको बात भूलनी नहीं है। शॉर्ट रन में यही था ना, फिक्स फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, ऐसा आपने पढ़ा। लॉन्ग रन वो था बेटा व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि लॉन्ग रन में हम फिक्स फैक्टर्स को भी बदल, मैंने कहा था ना फिक्स फैक्टर जब बदल दिया आपने बिजनेस में, आपका लॉन्ग रन 5 साल 1 साल कुछ नहीं होता। When all the factors of production are variable, उसे बोलते हैं हम लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर ऐसे तो नहीं है कि है ही कांस्टेंट है, लेकिन है तो सही, फिक्स फैक्टर मौजूद है, फिक्स फैक्टर्स अवेलेबल हैं शॉर्ट रन में, वेरिएबल फैक्टर्स भी अवेलेबल है शॉर्ट रन में। इसका मतलब कॉस्ट भी दोनों अवेलेबल होंगी। देखो हमने कैसे अंदाजा, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट भी तो अवेलेबल होंगी, और वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं शॉर्ट रन में, तो वेरिएबल कॉस्ट भी वहां लग रही होगी, अवेलेबल होगी। तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, तो ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। जब सारे फैक्टर ही वेरिएबल है तो कॉस्ट भी सारी वेरिएबल होंगी, कोई फिक्स कॉस्ट यहां पर नहीं। ये बात ध्यान रखना, लॉन्ग रन में इतना ही करना आपको, लेकिन शॉर्ट रन को बहुत डिटेल में करना है। शॉर्ट रन में सबसे पहले फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। फिक्स फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स, या फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा, फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्चा करो। तो हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट, ध्यान से समझाऊंगा डिटेल में, इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज incurred on, which is incurred on fixed factors of production, which is incurred on fixed factors of production। आपने जितना भी खर्चा, देखो पहली बात, कॉस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जितना भी खर्चा आप कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस। अब मैं बोल रहा हूं जितना भी खर्चा आप फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर कर रहे हैं, वो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या थे आपको पता होने चाहिए, उस पर जो खर्चा होगा मैं बताऊंगा। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से थे याद करो, लैंड था, मशीन थी, इक्विपमेंट्स थे, टूल्स थे, परमानेंट स्टाफ था। अब ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये फैक्टर है, इन पे जो भी खर्चा होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। अब लैंड के लिए क्या पे करता हूं मैं, लैंड के लिए दोस्तों मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, रेंट पे करता हूं। तो रेंट ऑफ लैंड, आपसे पूछेंगे कौन सी कॉस्ट है, आप बोलोगे फिक्स कॉस्ट। मैं पूछेगी क्यों फिक्स कॉस्ट क्यों है, तो लैंड फिक्स फैक्टर है, तो उस पर जो खर्चा हो रहा है वो फिक्स कॉस्ट होगा। फिक्स फैक्टर्स पे जो भी खर्चा होगा फिक्स कॉस्ट, लिखा है ऐसा, देखो ये लिखा है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन, यानी खर्च की जाती है ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी खर्चा हम फिक्स फैक्टर्स के ऊपर करते हैं वो फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब बच्चे पूछे सर ये चेंज होगी फिक्स कॉस्ट, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी शॉर्ट रन। हम शॉर्ट रन पर, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते तो फिक्स कॉस्ट कैसे चेंज हो जाएगी, सेम प्रोडक्शन पे डिपेंड है ये चैप्टर। तो रेंट ऑफ लैंड, उसके अलावा सैलरी टू परमानेंट स्टाफ,
सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, ये फिक्स कॉस्ट है। मेरी बात सुनना, प्रोडक्शन चाहे 0 यूनिट्स हो रहा हो, या 10 यूनिट्स, चाहे 500 यूनिट्स, ये कॉस्ट फिक्स रहती है। अगर आज मैंने फैक्ट्री में 200 पेन बनाए, तो जो रेंट फैक्ट्री का गया एक महीने, वो अगले महीने जाना है, चाहे मैं 500 पेन बनाऊं, रेंट थोड़ी बदल जाएगा आउटपुट के साथ। अब ध्यान रखना, एक लाइन और लिखूंगा यहाँ पे मैं, फिक्स्ड कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, भूलनी नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी, डू नॉट वेरी या डू नॉट चेंज। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। देखो वैसे जब लॉन्ग रन आएगा तब तो चेंज होंगी, बट हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होंगी। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट मैंने आज 100 यूनिट्स बनाई है, कल 500 बनाई है, तो रेंट थोड़ी बढ़ जाएगा, सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी लोगों की। तो जो कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ डायरेक्टली चेंज नहीं होती फिक्स कॉस्ट है। जो कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ डायरेक्टली चेंज होती है वो वेरिएबल कॉस्ट, उनका नाम ही वेरिएबल है। दोस कॉस्ट व्हिच वेरी विद वेरी इन आउटपुट नॉन कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होंगी? इट refers to the cost, it refers to the cost which is incurred on, which is incurred on variable factors of production। जितना भी खर्चा हम वेरिएबल फैक्टर्स पे कर रहे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल फैक्टर्स क्या थे? लेबर, रॉ मटेरियल, तो उस पे खर्चा क्या होना है? लेबर को जाएंगे वेजेस, वेजेस टू कैजुअल लेबर वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा आप लेबर लगाओगे, जितनी ज्यादा आप लेबर लगाओगे उतनी ज्यादा आपको वेजेस पे। वेजेस तो चेंज हो रहे हैं आउटपुट के साथ साथ, वेजेस तो चेंज हो रहे हैं आउटपुट। तो जो कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ चेंज होती है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होती उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। आप सोचो ना, रेंट ऑफ लैंड, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ चेंज नहीं होगा, लेकिन वेजेस टू कैजुअल लेबर, लेबर ज्यादा कम हो सकती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट यानी कि पावर बोल सकते हो आप, फ्यूल, ये सब जो कॉस्ट आएगी, फ्यूल पे जो खर्चा होगा, सब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। जितनी ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन, पावर बिल, फ्यूल बिल, ये सब कौन सी कॉस्ट है? ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, आउटपुट के साथ साथ चेंज। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि जो कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ चेंज हो वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट आउटपुट के साथ साथ चेंज ना हो फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो खर्च हो रही है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, और फिक्स कॉस्ट वो है जो खर्च हो रही है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। बात ही खत्म होगी बेटा, इससे आसान कैसे समझ। तो अब मैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों का रिलेशनशिप समझाने, सबसे मेन टॉपिक डिफरेंस समझाने वाला। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के क्या मिलता है, आप बोलोगे सर प्रोडक्शन में दो ही तरह की कॉस्ट होती है। फैक्टर दो तरह के बताए हैं हमें, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। कॉस्ट भी दो बताई है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? आप बोलेंगे बेटा टोटल कॉस्ट, यानी कि टीसी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपके पास एक प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम तीन कॉस्ट हमारे सामने आ गई है, दैट इज टीएफसी, टीवीसी तो थी, दोनों को जोड़ के टीसी और बन गया। इन तीनों कॉस्ट का आपस में रिलेशनशिप कर सकते हैं। अब पुरानी बातों पे आ जाता हूँ। रिलेशनशिप करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए, टेबल के रूल्स आने चाहिए। टेबल के रूल्स आते हैं तो आप टेबल बना पाएंगे। कॉस्ट की टेबल प्रोडक्शन के टेबल से अलग है। प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता था, कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। उसके बाद प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता था, कॉस्ट
डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, तो उल्टा है, मतलब ऑपोजिट है प्रोडक्शन और कॉस्ट के। अभी समझाऊंगा टेबल याद कैसे करनी है। प्रोडक्शन चैप्टर में एक टेबल आपने याद की हुई है टीपी की। टीपी याद नहीं हो तो आपने एमपी याद कर लिया होगा। टीपी टेबल क्या थी याद दिलाऊं आपको? 2 5 9 12 14 15 15 14। यहां पर कॉस्ट चैप्टर में भी हम एक टेबल याद करेंगे। एक टेबल से 7 कॉस्ट, एक टेबल से 7 कॉस्ट या 6 कॉस्ट तुम्हारी निकल सकती है। सिर्फ एक टेबल याद करनी है, एक ही याद कराऊंगा। चलो अब हम आते हैं इस पे, रिलेशनशिप पे। इसका रिलेशनशिप टीसी, टीएफसी एंड टीसी। रिलेशन ऑफ टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। इन तीनों के रिलेशन को करने के लिए आपके पास होनी चाहिए टेबल। अब टेबल कैसे बनाते हैं? हम पहले एक काम करते हैं, हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल। टेबल में हमारे पास पहला कॉलम होगा यूनिट्स का, फिर टीएफसी, फिर टीवीसी, फिर टीसी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ये टेबल हमने बना लिया। थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। किसी काम की नहीं होती है इसकी टेबल ना, मज़ा नहीं आएगा इस पे काम करने में। हम अपने फ्री हैंड से बनाते हैं, हम फ्री हैंड से बनाते हैं टेबल। सबसे पहले हमारे पास कॉलम होगा यूनिट्स का। यूनिट्स के बाद कॉलम होगा हमारे पास टीएफसी का। टीएफसी के बाद कॉलम होगा हमारे पास टीवीसी का। टीवीसी के बाद कॉलम हमारे पास होगा टीसी का। ठीक है, और इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। सबसे पहले यूनिट्स। सर यूनिट्स किसकी? आउटपुट की। कॉस्ट किसका फंक्शन है? आउटपुट का। आपने कितना प्रोडक्शन, उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद टोटल कॉस्ट। ये आपके कॉलम्स बन। आगे मेरी बात समझ आप लोगों को? तो ये आपकी टेबल इस तरह से बनेगी। अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज लिखते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स, स्टार्ट करते हैं जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7। याद करो, शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन में मैंने बताया आपको कि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स ही चेंज नहीं होते। तो आपकी मर्जी है, आप फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कोई भी ले लो। मैंने मान लो 10 ले ली, हमेशा इसको मैं 10 लेके चलूंगा। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, आप ध्यान रखें। ठीक है, अब आते हैं इस पे, टीवीसी पे। आपको ये टेबल लर्न करनी है। टीवीसी लर्न हो गया, सारी कॉस्ट आ जाए। अब रूल समझ लो, पहले लॉजिक समझो, रटना नहीं है हमें। वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के साथ साथ डायरेक्टली चेंज होती है। ओके, आउटपुट बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसे कि वेजेस टू लेबर, फ्यूल का बिल, पावर का बिल, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब वेरिएबल कॉस्ट में आता है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, यूनिट जीरो है, तो क्या कॉस्ट लगेगी? वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो लेबर भी नहीं होगी वहां पर, रॉ मटेरियल भी नहीं खर्च हो रहा होगा, पावर भी नहीं और फ्यूल भी नहीं खर्च हो रहा होगा। तो जीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। बट सर फिक्स कॉस्ट जीरो क्यों नहीं लिखी? बेटा प्रोडक्शन करो या मत करो, आप अपने फैक्ट्री का रेंट पे नहीं करेंगे, लैंडलॉर्ड तो मांगेगा। प्रोडक्शन करो या मत करो, आपने जो लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन करो या मत करो, जो आपका परमानेंट स्टाफ, उनको सैलरी दोगे कि नहीं दोगे? नहीं। तो फिक्स कॉस्ट जीरो आउटपुट पे भी जीरो नहीं होती, ये बात आपको दिमाग में बिठा ली। एक बार बताइए, याद रखना, फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो। रीजन बता दिया मैंने। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट के 3 रूल हैं। जैसे प्रोडक्शन चैप्टर में टोटल प्रोडक्शन के 3 रूल थे, वैसे इसके भी 3 रूल हैं। वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। लिख देता हूं मैं आपको। टीवीसी के 3 रूल हैं, सबसे पहले बढ़ेगी डिक्रीजिंग रेट से।
दूसरा रूल है, फिर बढ़ेगी आपकी, एक तरह से हम बोलते हैं कांस्टेंट रेट से, उसके बाद बढ़ाऊंगा इंक्रीजिंग रेट से। ये 3 रूल याद रखने हैं आपको। देखो अभी मैंने बढ़ाया 10, 18, 24, कौन सा रेट है? 10 से बढ़ रहा है, फिर 18 हो गया, 8 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, एक डिक्रीजिंग रेट है आपका। कौन सा रेट है? डिक्रीजिंग रेट। ये कंप्लीट हो। अब 4 से बढ़ाया, फिर 4 से बढ़ाया, ये कांस्टेंट रेट, 2 बार 4 से, डिक्रीजिंग रेट भी हो गया, कांस्टेंट रेट भी हो गया। अब इंक्रीजिंग रेट से बनाएंगे, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46। देखो 6 से बढ़ाया 4 के बाद, फिर 8 से बढ़ाया, फिर 62, फिर मैंने 16 से बढ़ा दिया। ये इंक्रीजिंग रेट है। तो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी ये वाली। अगर ये टेबल आपको याद नहीं होती तो भी आगे जाके हम मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, वो आसान है, वो याद कर लेना। अभी आपको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि टीसी का रिलेशन करना ही। पहले डिक्रीजिंग रेट से, देखो मैं आपको रूल लिख देता हूँ। डिक्रीजिंग रेट से मैंने पहले 10 से बढ़ाया था, फिर 8 से बढ़ाया था, फिर 6 से बढ़ाया। कांस्टेंट रेट में पहले मैंने 4 से बढ़ाया, फिर 4 से बढ़ाया। इंक्रीजिंग रेट के लिए अब 4 के बाद तो 6 से बढ़ना चाहिए, फिर 8 से बढ़ाया, फिर 10 से बढ़ा सकते हो, पर मैंने 16 से बढ़ाया। टेप डायग्राम अच्छा बनेगा। है तो इंक्रीजिंग रेट, ये डिक्रीजिंग रेट, ये कांस्टेंट रेट, ये इंक्रीजिंग रेट। टेबल आपकी बनके तैयार है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपको टीवीसी नहीं आता, आप टीसी नहीं निकालते। टीवीसी की टेबल फिर से एक बार देख लो। 0 पे 0 क्योंकि आउटपुट नहीं है, कॉस्ट भी नहीं है, फिर 10 लिखा, फिर 8 से बढ़ाया, फिर 6 से बढ़ाया, डिक्रीजिंग, फिर 4 से बढ़ाया, फिर 4 से बढ़ाया कांस्टेंट, फिर 6 से बढ़ाया, फिर 8 से बढ़ाया, ये इंक्रीजिंग रेट है। तीनों रूल मैंने यहाँ लिख दिए आपको, इसको आप याद कर लो, टेबल आप याद कर लो। अब दोनों को जोड़ दो, किसको? टीएफसी और टीवीसी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल, जोड़ के क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट। 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, फिर 28, 34, 38, 42, 48, 56, 72। तैयार, आपकी टेबल तैयार होगी। अब आप रिलेशनशिप कर सकते हो टीसी, टीएफसी और टीवीसी। अब क्या बनाएंगे? डायग्राम। डायग्राम में तीनों कॉस्ट, टीएफसी, टीवीसी और टीसी, तीनों तीनों कॉस्ट आप प्लॉट करेंगे। डायग्राम कर देते हैं जी प्लॉट। डायग्राम में आप सबसे पहले क्या बनाओगे? एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखोगे? यूनिट्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि कॉस्ट आउटपुट का फंक्शन है दोस्तों। उसके बाद यहां पर जिसका रिलेशन आप करने जा रहे हो, तीनों कॉस्ट लिखोगे, टीएफसी, टीवीसी और टीसी। अब ध्यान से देखो, आपका टीसी जो है वो हाईएस्ट कहां तक गया है? मेरे हिसाब से 72 तक गया। देखो तो 72 तक के लिए आप 10-10 का स्केल ले लो, चलेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, 10-10 का स्केल ले लिया। आउटपुट आपकी 1 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। टीएफसी आपका 10, 10, 10, 10 है। तो आप पहले टीएफसी प्लॉट कर लो। 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, तो 10, 10, 10, 10, 10, 10। इस तरह से आपका टीएफसी प्लॉट हो जाएगा, कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्स। ये आपका होगा दोस्तों टीएफसी। लिख देते हैं यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीएफसी हो गया तैयार। टीएफसी की शेप कैसी है आप याद कर लेंगे। बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक। ये टीएफसी की शेप है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है, परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिसिटी में आप पढ़ चुके हो, ये शेप थी। अब टीवीसी बनाएंगे। 0 पे 0 है, ध्यान से देखो, फिर 10 है, 18 है, 24 है, 20, इस सारी वैल्यू में प्लॉट कर लो। 0 पे 0 है, फिर 1 पे 10 है, 0 पे 0 हो गया, 1 पे 10 हो गया, फिर 18 है, 1 पे 10 हो गया, 2 पे कितना है? 18, 3 पे 24, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32,
उसके बाद 38 6 पे, उसके बाद 46 7 पे, उसके बाद 62 8 पे। तो आपका इस तरह से टीवीसी प्लॉट हो जाएगा, बहुत सुंदर सा डायग्राम टीवीसी प्लॉट हो जाएगा। अब आप टीसी प्लॉट करेंगे, 0 पे 10 है टीसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई यहां पर हमारे पास, 0 आउटपुट पे टीसी की वैल्यू टीएफसी के बराबर होगी, क्योंकि 0 आउटपुट पे टीवीसी तो 0 होता है, वेरिएबल कॉस्ट तो होती नहीं है जब आउटपुट नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो लगनी है आपको पता। तो 0 आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट की वैल्यू टीसी के बराबर होती है, या टीसी की वैल्यू फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, इस पे क्वेश्चन मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। तो टीवीसी सॉरी टीसी स्टार्ट वहां से होगा जहां से टीएफसी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि टीएफसी ही टीसी है 0 आउटपुट पे। तो टीसी 1 पे 10 नहीं है, 0 पे 10 है, यहाँ टीसी की वैल्यू 10 प्लॉट हो गई। उसके बाद टीसी कितना है, उसके बाद टीसी है 20, फिर 28, फिर 34, तो 20 प्लॉट किया, फिर 28 प्लॉट किया, फिर 34 प्लॉट किया, के बाद 38, देन 42, 38 प्लॉट किया, फिर 42 प्लॉट किया 5 पे, उसके बाद 48, फिर 56 और फिर 72। ये आपका बिल्कुल टीवीसी के पैरेलल टीसी चलेगा। पैरेलल क्यों चलेगा, इस पे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। टीसी और टीवीसी के बीच में जो डिस्टेंस है वो टीएफसी का है, दैट इज 10। इसलिए दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों पैरेलल क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में टीएफसी का डिस्टेंस है, और टीएफसी कभी 0 भी नहीं होता, इसलिए मीट भी नहीं करेंगे कभी। यही रिलेशनशिप है जो मैंने बोले आपको अब तक। अब रिलेशनशिप के आपको कम से कम में 4 से 5 पॉइंट दिखाता हूं, आपके नोट्स में आ जाइए। टीएफसी की शेप क्या होती है हमने पढ़ ली। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सर ने तो बताया नहीं। व्हाट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज जर्नल कॉस्ट, ये सारे नाम इस भैया के हैं फिक्स कॉस्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट ही फिक्स कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, ये नाम है। इन नाम से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो इसके आपको मैंने 5 और नाम बता दिए, टोटल 6 नाम है फिक्स के। तो पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, बोलना मत सकते, इसे याद कर लें। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट के भी नाम है, आपको दिख जाएंगे आगे। फिक्स कॉस्ट की शेप क्या आपने कर ली है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट होता है क्योंकि, और वेरिएबल कॉस्ट की शेप आपने कर ली है। नाम नहीं बताया मैंने आपको, भी बताऊंगा रिलेशनशिप में, अपवर्ड स्लोपिंग है वैसे, इनवर्सेस बोलते हैं। और उसके बाद टोटल कॉस्ट की शेप आपने कर ली है, सेम एज टीवीसी है, पैरेलल है टीसी टीवीसी के। अब हम पढ़ेंगे तीनों का रिलेशन। आपका डायग्राम सेम ऐसा बना है, देखो यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल सेम बना है। अब इन तीनों का रिलेशन आपस में क्या होगा सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट, TFC curve is horizontal straight line parallel to x axis क्योंकि it remains constant at all level of output। ये बात आपको यहाँ दिख रही है, फिर से पढ़ रहा हूँ। TFC is horizontal straight line parallel to x axis because it remain constant at all level of output। ऐसा ही है, ये फर्स्ट रिलेशनशिप खत्म हो गया, TFC की बात हमने कर। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या है, TC and TVC both the curves are upward sloping inversely S shape। देखो बेटा, टीसी हो या टीवीसी हो, दोनों के दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, इन्हें बोलते हैं इनवर्स एस। वैसे जो एस होता है जर्नली ऐसा होता है, एस ऐसा होता है, तो ये कैसा हुआ, ये इनवर्स एस हुआ, ऐसी शेप है आपकी, इनवर्स एस बोलते हैं। तो टीसी टीवीसी बोथ आर अपवर्ड स्लोपिंग इनवर्स एस शेप, लेकिन ध्यान रखना टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड टीसी स्टार्ट फ्रॉम अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से टीएफसी शुरू, ये फर्क है। दोनों की शेप सेम है। रीजन बिहाइंड, अगर पूछें आपसे कि क्यों इनवर्स है शेप है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे आउटपुट का फंक्शन था ना कॉस्ट, और आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की लॉ कौन सी थी शॉर्ट में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उस लॉ की वजह से
ये कर्व इनवर्स है। एक नंबर का क्वेश्चन है, टीसी और टीवीसी इनवर्सेस क्यों होते हैं? बोलोगे ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद रखिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, बता चुका हूं मैं आपको ये बात, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी जो होता है वो टीएफसी के बराबर होता है। बताई थी कि नहीं बताई थी? जीरो आउटपुट पे जो आपका टीवीसी है, सॉरी टीसी है, किसके बराबर होगा? आप बोलोगे टीएफसी के बराबर होगा। ऊपर नीचे क्यों नहीं? देखो, जीरो आउटपुट पे आपका टीसी जो है वो टीएफसी के बराबर, ये बात यहां लिखी हुई है, देखो, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो, जीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट कोई है नहीं, इसलिए जो फिक्स कॉस्ट है वही टोटल। आगे, टीसी एंड टीएफसी दोनों कर्व एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, चाहो तो देख सकते हो, टीसी और टीएफसी दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, जीरो आउटपुट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे सुनो दोस्तों, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा कि टीसी और टीवीसी क्या कभी आपस में मीट करते हैं? हम बोलेंगे नो, क्योंकि दोनों के बीच में टीएफसी का डिस्टेंस और टीएफसी का भी जीरो होता नहीं, तो ये मीट भी नहीं। अब एक पॉइंट देखो आप, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी इज इक्वल टू टीवीसी। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, आप यहां पर थोड़ा चेंज कर लो, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन यहां लिख लो टीवीसी और टीसी इज इक्वल टू हम बोलेंगे टीएफसी। ऑब्वियसली बात है, टीसी और टीवीसी के बीच में जो डिस्टेंस है वो टीएफसी का है और टीएफसी कांस्टेंट रहता है, तो हम बोलेंगे कि वो, देखो इस पॉइंट के हिसाब से ना देखें अगर, तो आगे भी सही लिखा हुआ है, बट मैं इस पॉइंट को चेंज करना चाहता हूं, तो कैसे चेंज कर सकता हूं? सुनना ध्यान से, पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या लिखा है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी इज ऑफ टीवीसी, एज टीवीसी इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। चाहो तो ये पॉइंट आप कट भी कर सकते हो, इसके साथ साथ आप लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन, the distance between TC and TVC is of TFC, therefore they are parallel। ये पॉइंट आगे लिखा है या नहीं चेक कर लेते हैं। TC and TVC curve are parallel to each other and the vertical distance between remains same, that is of TFC, इसलिए वो कांस्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला अभी अभी यहां पर भी लिखा, तो आप सिर्फ 4 पॉइंट करेंगे दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। आप चाहो तो इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, आप ये पॉइंट कर लो सिर्फ 1 2 3 4, दैट्स इट। चौथा पॉइंट बहुत असली चौथा पॉइंट बन गया एक तरह से आपका, ठीक है, इसको आप काट सकते हैं। तो 4 ही पॉइंट आपके एनफ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चारों पॉइंट मेन मेन बता दी हमने, फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको एक बार। सबसे पहला पॉइंट था टीएफसी की शेप क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। उसके बाद टीवीसी की शेप क्या है, टीसी की शेप क्या है, एक पॉइंट में बताया गया था, अपवर्ड स्लोपिंग इनवर्सेस ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तीसरा पॉइंट था कि टीसी और टीवीसी के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टीएफसी का है, इसलिए ये कांस्टेंट होते हैं, पैरेलल होते हैं। और एक और पॉइंट है, जीरो आउटपुट पे टीसी और टीवीसी बराबर, और टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं, कि जीरो आउटपुट पे टीवीसी होता ही नहीं। तो 4 पॉइंट्स आप करेंगे वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ को मैंने फोर्थ बना दिया, इसकी जरूरत आपको नहीं। ओके, अब अगर हम ये बोलें कि टीसी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, तो आपको सबको पता है कि टीएफसी प्लस टीवीसी के इक्वल होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्पेशल कि जीरो आउटपुट पे टीसी किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ टीएफसी के बराबर होता है, जीरो आउटपुट पे टीवीसी तो होता है। ये बात आपको बोलनी नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, बहुत कुछ किया। बेसिक सीखा हमने कॉस्ट का, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, तो टीसी क्या है, टीएफसी क्या है, टीवीसी। ये सब करने के बाद हमने रिलेशनशिप पढ़ा तीनों कॉस्ट। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे प्रोडक्शन चैप्टर में था कि टीसी, यहां पर तो टीसी है, इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर मुझे एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों, एवरेज निकालना, टीसी टीएफसी टीवीसी का एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है, पर यूनिट, कि मैंने मान लो 10 यूनिट्स बनाई है और मेरी टोटल कॉस्ट जो आई है वो 100 रुपए आई है, लेकिन मुझे निकालना है कि मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आई है, एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा, वो एवरेज कॉस्ट होगा। तो एक यूनिट बनाने में मेरा कितना खर्चा हो, मैं कैसे निकालूं,
मैं टीसी को डिवाइड कर दूंगा आउटपुट की यूनिट से, यानी क्वांटिटी, मेरी एवरेज कॉस्ट। बात समझना, 100 रुपए को मैंने डिवाइड कर दिया 10 यूनिट से, तो मेरी एक यूनिट बनाने में 10 रुपए का खर्चा और 10 को बनाने में 100 रुपए का खर्चा। तो मुझे एवरेज निकालना, एवरेज इसका भी निकल सकता है, एवरेज इसका भी निकल सकता है, एवरेज इसका भी निकल सकता है। एक सेपरेटली मुझे निकालना हो कि मेरी एक यूनिट को बनाने में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है, या सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है। टोटल तो हमने निकाल ही लिया, तो तीनों का एवरेज भी निकल सकता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि तीनों कॉस्ट का एवरेज निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो दोस्तों, अगर मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूं क्वांटिटी से, तो मेरे पास आता है एवरेज। अगर मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूं क्वांटिटी से, तो मेरे पास आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट की एक यूनिट बनाने में मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी लगी। अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से, मेरे पास आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके सामने ना तीन कॉस्ट और आ गई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक और फॉर्मूला बन गया है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन तीनों कॉस्ट से तीन कॉस्ट और आ गई है, टोटल का एवरेज निकल गया। आप चाहो तो एवरेज कॉस्ट को और करके एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं। तो अभी कॉस्ट में हमारी तीन कॉस्ट और आ गई, इनका भी रिलेशनशिप होगा। अभी एक कॉस्ट और आएगी मार्जिनल को, एक कॉस्ट और आएगी मार्जिनल, वो भी आपको बता देता हूं मैं भी कैसे निकालते हैं। तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट और आ गई हैं। अगर मैं सेम टेबल को कॉपी करूं, अगर मैं सेम टेबल को कॉपी करूं, इस पूरी टेबल को कॉपी, और यहां पर इसको मैं पेस्ट करता हूं। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, काम आसान हो गया हमारा। अब हम इसके आगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तीन कॉस्ट और निकाल सकते। देखो, सुनना ध्यान से। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूं क्वांटिटी से, तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाता है। ऊपर मैं फॉर्मूला जरूर मेंशन करूंगा ताकि आपको याद रहे। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा क्वांटिटी से, तो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अगर मैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा क्वांटिटी से, तो एवरेज कॉस्ट, या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट भी आ सकती है। तो इन दोनों को जोड़ के ये बना। अब एएफसी, एवीसी, एसी तीनों निकाल सकते हैं। अगर मैं टीएफसी को डिवाइड करता हूं किससे, क्वांटिटी से, तो मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है। 10/0 इज नॉट डिफाइंड, जीरो नहीं लिखना। फिर 10/1 10, फिर 10/2 5, 10/3 3.3, 10/4 2.5, 10/5 2, 10/6 1.6, 10/7 1.4, 10/8 1.2। ये आपकी एएफसी, बहुत सिंपल तरीके से। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, टीवीसी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। 0/0 इज 0, डैश लिख सकते हो आप, नॉट डिफाइंड। फिर 10/1 10, 18/2 9, 22 24/3 8। मैं क्या कर रहा हूं, मैं टीवीसी को डिवाइड कर रहा हूं किससे, यूनिट से, तभी आपका एवीसी आ रहा है। 28/4 7, 32/6 सॉरी 32/5 6.4, उसके बाद 38/6 6.2, 46/7 6.5, उसके बाद 62/8 7.7। ठीक है, ये आपका आ गया एवरेज वेरिएबल को। डन, समझ में आ गया इतना आपको। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं।
बाकी की कॉस्ट को जो हमने निकाली है, एबीसी 38 डिवाइड बाय 6, 6.3, यहाँ पे 6.3 आएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया, 6.2 नहीं 6.3 लिखेंगे। और 46 बाय 7 कितना होता है, वेरीफाई कर लेते हैं, 6.5 डन, ठीक है। 62 बाय 8 कितना होता है, 7.7, ये भी ठीक है। 32 बाय 5 कितना होता है, 6.4, ये भी ठीक है। हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली है एबीसी। कैसे निकाली समझ में आपको, टीवीसी को डिवाइड कर दिया किससे, क्वांटिटी से। अब निकालेंगे एसी, टीसी को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। 10 बाय 0 डैश, 20 बाय 1 20, 28 बाय 2 14, 34 बाय 3 11.3 आएगा। 38 बाय 4 ये आएगा 9.5, 42 बाय 5 8.4, 48 बाय 6 8, 56 बाय 7 8, 62 बाय 72 बाय 8 9। मैंने टीसी को डिवाइड किया क्वांटिटी से, आपका एसी। मैंने तीनों कॉस्ट निकाल दी, एएफसी, एबीसी, एसी। क्यों निकाली, अगर मुझे आगे जाके इन तीनों कॉस्ट का रिलेशनशिप करना पड़े तो कैसे करूं, इसलिए मुझे निकालनी पड़ी। मैंने कहा था एक कॉस्ट और होगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या होती है, मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग जरूर बताना चाहूंगा। एमसी क्या होता है, इट रेफर्स टू द एडिशन या चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट भी, पर प्रायोरिटी पे टीवीसी रखेंगे। चेंज इन टीवीसी, टीवीसी में चेंज क्यों आता है, वेरिएबल कॉस्ट क्यों बढ़ रही है आपकी, सोचो, क्योंकि आप आउटपुट को और प्रोड्यूस किए जा रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट तो और बढ़ेगी। तो इट रेफर्स टू चेंज इन टीवीसी बाय प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। मेरी बात को समझना, अगर आपने 10 पेन बनाए, 10 पेन बनाने में आपका खर्चा हुआ 140 रुपए, लेकिन जब आपने 11 पेन बनाए तो आपका खर्चा हुआ 148 रुपीज मान लीजिए। तो आपका एक पेन और बनाने में 8 रुपए एक्स्ट्रा लगे। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट, जो भी टीवीसी के अंदर चेंज आएगा, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस, चाहो तो टीसी से भी निकाल सकते हो, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, दोनों से निकाल। अगर यूनिट जंप्स में हुई, 10 के बाद 11 ना होता, 10 के बाद 15 होता, तो मैं लिखता चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन क्यू, या फिर चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज। आप मार्जिनल कॉस्ट को दोनों से निकाल सकते हो, टीवीसी से भी और टीसी से भी, चाहो तो निकाल के देख लो। देखो एमसी निकालते हैं, पहले टीवीसी से निकालते हैं। 0 है तो डैश आएगा, 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 24 minus 18 6, 28 minus 24 4, 32 minus 28 4, 38 minus 32 6, 46 minus 38 8, 62 minus 46 16। सेम वैल्यू आती अगर आप टीसी से निकालते, देखो डैश 20 माइनस 10, देखो 10 आ रहा है, 28 माइनस 20 8 आ रहा है, 34 माइनस 28 6 आ रहा है। चाहे आप एमसी टीवीसी एन माइनस एन माइनस 1 से निकालो, चाहे टीसी से निकालो, दोनों से सेम है। तो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने लिख दी यहां पर कि चेंज इन टीवीसी या टीसी, जो भी चेंज आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट में या टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में चेंज आता ही नहीं है, जो भी चेंज आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट में, क्यों आ रहा है चेंज, क्योंकि आप एक यूनिट आउटपुट की और प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो भी चेंज वेरिएबल कॉस्ट में आया वो आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो फॉर्मूला आपके सामने, टीवीसी एन माइनस टीवीसी माइनस 1, बाकी फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, या फिर हम बोलते हैं इसी को एवरेज कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। ये तीनों कॉस्ट अगर आपसे पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या होती है, आप बोलोगे एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट। एएफसी क्या होता है, पर यूनिट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। एवीसी क्या होता है, पर यूनिट
ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तीनों के फॉर्मूलाज क्या है? टीसी डिवाइड बाय क्यू एसी होता है, टीएफसी डिवाइड बाय क्यू एएफसी होता है, टीवीसी डिवाइड बाय क्यू एवीसी होता है। तो एवरेज वाली चीजें पर यूनिट है कि एक यूनिट बनाने में एवरेज खर्चा कितना है, चाहे फिक्स कॉस्ट निकालो, चाहे वेरिएबल निकालो, चाहे टू। और मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि टीवीसी के अंदर जो चेंज आ रहा है क्योंकि आप एक यूनिट आउटपुट की और बना रहे हो, वो मार्जिनल। इस करके हमने सारी कॉस्ट निकाल ली। टोटल हमारे पास 1 2 3, 3 पहले थी, फिर 3 बाद में आई, एएफसी एवीसी और एसी, फिर एक और मार्जिनल कॉस्ट बाद में। टोटल 7 कॉस्ट है, 7 कॉस्ट। हमने अब तक सिर्फ 3 कॉस्ट का रिलेशनशिप पढ़ा है, टीवीसी, टीएफसी और टीसी। बाकी रिलेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, आज नहीं करना। एवरेज कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का और एवीसी का, ठीक है। टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, टीवीसी और मार्जिनल कॉस्ट का, ये 4 मेन रिलेशनशिप अभी बाकी है। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स। ये चारों रिलेशनशिप आई होप नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करा सकता हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलास बता सकता हूं। तो आज आपका बहुत सारा होमवर्क हो गया। आपको ये पूरी टेबल आपका होमवर्क है। ये पूरी टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। पूरी टेबल तो लर्न करनी नहीं है, आपको सिर्फ टीवीसी लर्न करना। टीवीसी लर्न नहीं होता तो मैंने कहा था एमसी पढ़ेंगे हम। देखो 10 8 6 4 हो गया याद? 10 8 6 4 4 6 8 16, पहले फॉल हो रहा है फिर राइज। 10 8 6 4 4 6 8 16, ये याद कर लो। एमसी को जोड़ के आपका टीवीसी आएगा, याद रखना, टीसी नहीं आएगा, टीवीसी आएगा। एमसी को जोड़ के आपका टीवीसी आ जाएगा। लिख देता हूं फॉर्मूला, एमसी समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीवीसी। तो आप चाहे एमसी याद कर लो, चाहे टीवीसी, आप फैक्टर आपको लगेगा मेरे ख्याल से एमसी, फिर आप टीवीसी निकाल, सारी कॉस्ट फिर अपने आप फॉर्मूले से निकलेंगे, मुझे पता होना चाहिए। तो आज ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है, और टीसी टीएफसी टीवीसी तीनों का रिलेशनशिप अच्छे से करना, और ये एवरेज कैसे निकालते हैं तीनों डेफिनेशन, और एमसी की डेफिनेशन, ये आपका आज का। इसके बाद आगे सारे रिलेशनशिप हम ये वाले जो है ये नेक्स्ट क्लास में करें। डन? आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।